ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ था कि यार आप उर्दू पे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। पता नहीं, दिल नहीं कर रहा था उर्दू की वीडियोस बनाने में। पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, मिडल ईस्ट में एक वाकया पेश आया है, तो मैंने कहा चलें इस हवाले से कोशिश करता हूं उर्दू में वीडियो बनाने की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बशर अल असद जो कि एक पागल किस्म का, खपती किस्म का डिक्टेटर था, जिसने अपने ही लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज किए। अब जब वो भाग गया, अब उसकी अंडरग्राउंड जो जेलें थी उसमें से हजारों बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग निकल रहे हैं, जिनको उसने 20-20 साल से अंदर तुन्ना हुआ था और उन्होंने कभी सूरज भी नहीं देखा। इतना जुल्म बशर अल असद कर रहा था। और बशर अल असद क्योंकि टायरेंट है और उसको बाकी टायरेंट्स, जो बाकी डिक्टेटर्स हैं, ब्रूटल डिक्टेटर्स हैं, उनकी सपोर्ट थी। कैसे आयतुल्लाज और पुतिन जो खुद लोगों को खिड़कियों से बाहर फेंकता है या उनको जहर यूरेनियम से लेस्ड चाय पिलवाता है, या नोविचोक एक सब्सटेंस है जो सिर्फ सोवियत यूनियन ने बनाया था, उससे मारता है, जो नवाल्नी को भी मारने की कोशिश की थी। तो ये जो ऑटोक्रेट्स हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, ये उनका एक एक्सेस है। उसमें से जैसा कि आपको पता है यूक्रेन में उसकी पिटाई हो रही है और ईरान की बहुत ज़्यादा पिटाई इसराइल ने की है। हमास और हिजबुल्लाह का नामो निशान उड़ा दिया। तो सीरिया को जो लगता था कि बशर अल असद सिविल वॉर जीत गया है, वो अब बिल्कुल इनके मुंह के ऊपर आके फट गया, क्योंकि ना हिजबुल्लाह आई। IRGC का एक जनरल ने बयान दिया, उसने कहा जब सीरियन फौज खुद नहीं लड़ रही तो हम क्यों मरे इनके लिए। और पुतिन की एक नेवल बेस है टार्टस में, सीरिया में, जहां से वो अफ्रीका के अपने जो डिक्टेटर्स हैं उनको कंट्रोल करता था। तो अब टार्टस से उसको भागने का मौका दे दिया। तो पुतिन बेचारे के साथ ये जंग सही नहीं जा रही। उसकी उम्मीद आखिरी यही है कि ट्रंप आ जाए और किसी दिन ट्रंप उसको फेवरेबल कंडीशन दे दे, लेकिन ये भी नहीं होना। ट्रंप की मतभेड़ इसके साथ होने वाली है और ट्रंप ने जनरल कीथ कैलॉग को यूक्रेन का ऑनवॉय बनाया है। जनरल कीथ कैलॉग जो है, जो एंटी यूक्रेन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन एक फेवरेबल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जहां पे, खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर मौका मिला तो। सीरिया के ऊपर बात करते हैं। बशर अल असद के साथ हुआ क्या हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में भी। मैंने देखा बहुत सारे लोग इंडिया में, चूंकि लोग पुतिन को बड़ा पसंद करते हैं, रशिया को बड़ा पसंद करते हैं, इस वजह से उनका एक, पता नहीं क्यों, वेस्ट के साथ एक एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट इंडिया में भी पाया जाता है। हालांकि इंडियंस को यह समझना चाहिए कि भाई इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो कि वेस्ट के मुल्कों को भी चैलेंज कर सकती है। सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया। ये वो 3 ईस्टर्न मुल्क हैं जो वेस्ट की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि भाई हमारे पास भी लिबरल स्टाइल की डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली हमारा लोकल फ्लेवर होता है, लेकिन इंडिया की एक चीज समझ नहीं आती कि इनको रशिया से, इनको डिक्टेटरों से क्या इंटरेस्ट है। उसकी हिस्ट्री मुझे पता है कि इनको गुस्सा इस बात का है कि भाई जब 71 की वॉर हो रही थी तो वेस्ट जो था पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वगैरह वगैरह, वो पुरानी बातें हैं। एनीवे, तो ये लोग कहते हैं कि जी ये वेस्ट ने ऑर्केस्ट्रेट कराया। तो जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बयान कर दूं। वेस्ट के, मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनता हूं, किसी को भी नहीं पता था कि इतनी तेजी से बशर अल असद का फॉल हो जाएगा, बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि सिविल वॉर रीइग्नाइट हो जाएगी। ये अब हुआ कैसे? आपको याद होगा 2011 में तुनीजिया में एक अबू अजीज फ्रूट सेलर था, एक सब्जी लगाने वाला था, उसके साथ पुलिस ने कोई मतभेड़ की, तो उसने एहतजाज में अपने आप को जिंदा जला दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे वहां पे प्रोटेस्ट हुए, मुजाहरे हुए, और जो उनका जो प्रेसिडेंट था वो भाग गया, वहां से सऊदी अरब चला गया। अच्छा, अब ये वेव शुरू हुई, यही फिर लिबिया में भी गई, फिर इजिप्ट में भी गई, और फिर इधर स्कूल में क्या हुआ है, 2011 में ही कुछ स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल की वॉल के ऊपर ग्राफिटियां लिख दी, फ्रीडम और तुम्हारा टाइम खत्म हो गया डॉक्टर बशर अल असद, क्योंकि वो डॉक्टर ऑप्टोमोलॉजिस्ट है, तो उसको उन्होंने टांट मारी। बशर अल असद ने क्या किया, उसने उन बच्चों को उठा लिया और फिर रिपोर्ट्स आई कि उनको उल्टा लटकाया, उनको टॉर्चर किया। तो जब वो बच्चे बाहर आए तो प्रोटेस्ट में और तेजी आ गई। अब डिक्टेटरों का यही एक सोल्यूशन होता है। डिक्टेटर क्या करते हैं, जब आवाज उठती है तो डेमोक्रेसी की तरह ऐसा नहीं होता कि प्रोटेस्ट करने दिया जाता। आपने देखा है वेस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फलस्तीन के हक में नारे मारते हैं, चीजें तबाह करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप आवाम के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। लेकिन टायरेंट्स जैसे पुतिन है, वहां पे कोई ये कह दे कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, वॉर है, वो उठा के उसने हजारों लोगों को अंदर किया हुआ। अपनी ही जो टीवी की होस्ट हैं, उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उन्होंने उसको भी अंदर कर दिया। तो ये डिक्टेटरशिप है, ये बड़े ब्रूटल लोग होते हैं। जैसे सदाम हुसैन था, जैसे हुस्नी मुबारक था, जैसे मोहम्मद गद्दाफी था, जैसे चाइना में होता है। तो बहरहाल फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए बच्चों के बाहर आने के बाद, वहां पे उन्होंने गोलियां चला दी और फिर ये बड़ी तेजी से
से सिविल वॉर बन गई। और प्रॉब्लम सीरिया की ये है कि बशर अल असद और इसका बाप हाफिज अल असद जो था, ये शिया बैकग्राउंड से आते हैं, अलवी बैकग्राउंड से आते हैं, जो ज्यादा मजहबी नहीं है, ये थोड़े से सेकुलर किस्म के लोग हैं, लेकिन टायरेंट है, ब्रूटल है, सेकुलर है लेकिन ब्रूटल है। इन्होंने क्या किया जी, सारे अपने जो शिया लोग हैं उनको बना दिया, लेकिन सीरिया में मेजोरिटी सुन्नियों की है, वहां पे भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी उनके अंदर। और फिर ऊपर से बाद में 2015 में जब ये सिविल वॉर बढ़ती गई, 2015 में रशिया शामिल हो गया बीच में, क्योंकि रशिया को हर वो चीज चाहिए होती जहां पे एंटी वेस्ट हो, वहां पे अपना लुच तलने के लिए तैयार हो जाता। तो उन्होंने ऊपर से बमबारी की, आपको याद होगा लेपो के ऊपर इतनी खतरनाक बमबारी की जिसकी वजह से 3 मिलियन सीरियन इंटरनली डिस्प्लेस हो गए और 5 मिलियन बाहर के मुल्कों में भाग गए, जिसकी वजह से आपको पता है यूरोप में भी गंद मचा हुआ है। अब ये सारा इल्जाम वेस्ट के ऊपर डाल देते हैं, जिनको पता नहीं होता, ओ जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। क्या अमेरिका ने कहा था बुजीजी को, जो ट्यूनीशियन फ्रूट सेलर था, कि अपने आप को आग लगाओ? क्या अमेरिका ने उन बच्चों को कहा था कि यार अब ग्राफिटी जाके डालो? इनको समझ नहीं आती कि किसी भी ऑपरेशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने कभी रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, लेकिन अब उनको इस चीज की समझ आ गई है कि रिजीम जब भी आप चेंज करते हैं तो उसके बदले में जो रिजीम आती है वो उससे भी बुरी निकल आती है। जो सुपर पावर है, स्पेशली अमेरिका, जो कि बाकी सुपर पावर से बड़ी डिफरेंट है, ह्यूमेन है, जो सिविलियंस के ऊपर बमबारी उस तरह नहीं करती जिस तरह पुतिन ने एलेपो के ऊपर की, वो ये देखते हैं कि क्या हमारी इंटरवेंशन से क्या स्टेबिलिटी खराब होगी, और स्टेबिलिटी खराब होगी तो गंद मचेगा पूरी दुनिया में। तो वो इस चीज को हमेशा वे इन करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन को भी अब जाके वो वाले मिसाइल दिए हैं, अटैकम्स, कि आप 200 किलोमीटर रूस के अंदर जा सकते हैं। तब से क्यों नहीं दिए? 3 साल से जंग हो रही है, यूक्रेन बेचारा हाथ जोड़ रहा है उनके सामने कि हमें ये दे दो। क्यों नहीं दी? वो इसलिए कि भाई आप पुतिन को कहीं प्रोवोक ना कर दें, और पुतिन जो है हर वक्त न्यूक्लियर धमकियां देता रहता। तो एस्केलेशन का डर होता है और डिस्टेबलाइजेशन का डर होता है, जो कि उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि जब उन्होंने इराक में जंग की और जब बुश ने कह दिया कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन खत्म हो गए, तो उसके बाद ही असल गुलगबाड़ा शुरू हो गया उसके बाद। तो उनको इस चीज का एहसास है। और इस दफा वेस्ट का इसमें कोई हाथ नहीं है। किनका हाथ है? तुर्की का। तुर्की का हाथ क्यों है? तुर्की एक तो तंग आया हुआ था, जो तुर्की में तकरीबन 2 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज रहते हैं, जिसकी वजह से तुर्क लोग तंग आ चुके हैं। सारे ये लोग जो है वो कौन है जी? यंग लड़के हैं, 20-22 साल के लड़के हैं, वहां पे जाके सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, औरतों को तंग करते हैं, क्राइम में इजाफा होता है, पूरे यूरोप का बेड़ा गर्क हुआ है। तो तकरीबन मेरा ख्याल सितंबर या अक्टूबर में अर्दोगान ने बशर अल असद से बात की कि भाई आप ये कुछ करें, इसको स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। उसने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, क्योंकि बशर अल असद अब क्या करे, उसके हाथ खून में रंगे हुए हैं, नरम वो हो नहीं सकता, और सख्ती मजीद करता है तो और काम खराब होता है। तो वो बेचारा फंसा हुआ था, और इसी वजह से वो फिर दुम दबा के भाग गया जब, और उसके अपने फौजियों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वो तंग आ चुके थे। तकरीबन 50 साल से ये और इसका बाप जो है सीरिया की आवाम के ऊपर काबिज हुए हुए थे। तो बहरहाल वो जंग हुई, और फिर रूस की बमबारी के बाद उन्होंने इसको, क्योंकि जाहिर बात है जो रेबल्स थे उनके पास एयरफोर्स नहीं थी, ऊपर से बम मारते थे, पूरे तरीके से लोगों को मारा, तो वो कुछ ली गई। लेकिन अब क्या हुआ, जो जीनियसिस 7 अक्टूबर 2023 को बड़े खुशियां मना रहे थे कि हमने यहूदियों को मजा चिखा दिया, ये कर दिया, उन्होंने लम्या पाता है ना, गजा को उन्होंने बिल्कुल लेवल कर दिया। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट विद हैप्पीनेस, मुझे बड़ा अफसोस है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मरे इसके अंदर, लेकिन क्या चॉइस है आपके पास? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर अभी कोई हमला करे, आप उसको खत्म करने के लिए आप जाएंगे? तो बहरहाल उन्होंने रूस की बमबारी की वजह से, और हिजबुल्लाह भी वहां पे थी, IRGC के अपने वहां पे हेडक्वार्टर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत को कुचल दिया। लेकिन अब चूंकि 7 अक्टूबर को इसराइल जंग में उतर आता है, और पहले हमास को लंबा लटाता है, फिर वो आपको याद होगा मोबाइल पेजर्स वगैरह से फिर उसने हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप फुड़का दी। वो उनका बड़ा मौलवी जो था हसन नसरुल्लाह मेरा ख्याल, उसको भी फुड़का दिया, यानी डिकैपिटेट कर दी उन्होंने उनकी लीडरशिप। और ऊपर से ईरान के अंदर भी बमबारी की इसराइल ने, तो ईरान बेचारा बिल्कुल लाचार हो गया। जितनी बड़के मारते थे ये लोग, हाँ जी अब मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने लम्या पाता, बड़ा अच्छा किया, लम्बा पाता। उधर से पुतिन का आपको पता है यूक्रेन में फंसा हुआ, 7 लाख के करीब उसके फौजी मर चुके हैं। अब कई लोग कहते हैं यार ये नंबर कहां से आया? एक वीडियो पड़ी हुई है, पुतिन की भांजी है या भतीजी है, उसके मुंह से निकल गया कि तकरीबन 50,000 एप्लीकेशन हमें ऐसी रशियन से मिली हैं जो अपने लव्ड वंस को वापस बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि उनके चीथड़े उड़ गए हैं इसलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो DNA सैंपल्स उन्होंने जमा किए। ये सिर्फ 50,000 उसके मुंह से निकल गया। और उसके साथ जो बैठा हुआ था हुकूमत का नुमाइंदा, उसने कहा नहीं दिस इज सेंसिटिव मैटर, उसने फौरन उसको रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि लाइव था। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, 50,000, और वो भी रशियन। दिस इज द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड वॉर
इन ह्यूमन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। लोग इन वीडियोस को देख के उनकी बॉडीज को काउंट करें। नाउ अगेन ये एस्टिमेट है, तकरीबन 6 लाख कम एंड के ऊपर एस्टिमेट है और 7 लाख जो है थोड़ा दूसरी तरफ का एस्टिमेट है। तो बहरहाल अगर 5 लाख लोग भी मरे हैं, इतने लोग उसने पुतिन ने मरवा दिए और 18% उसने यूक्रेन का कब्जा किया। तो बहरहाल वो वहां पे बिजी था, ईरानियों की पिटाई यहाँ पे हो गई, बशर अल असद के पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो बेचारा बैठा हुआ था और उसके फौजियों ने हथियार डाल दिया। तो बहरहाल अब HTS ने पूरे सीरिया के ऊपर कब्जा कर दिया। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कितने सारे फैक्शंस हैं। अभी यहाँ पे बशर अल असद की जो अपनी आर्मी थी उसमें से कुछ लोग निकले, बगावत की, उन्होंने अपना नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी। फिर इसी तरह इसको तुर्की ने मिलिट्री सपोर्ट भी दी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दी, और इसके अंदर एक सीरियन नेशनल कोalition भी बनी जिसको UK और US की भी सपोर्ट थी। अब इन्हीं में से एक और ग्रुप था जबहात अल नुसरा, जो कि अल-कायदा की ब्रांच थी सीरिया के अंदर, उसमें से HTS निकला। और कुर्दिश फोर्सेस भी थी जो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि कुर्द जो है उनकी टेरिटोरियल डिमांड है सीरिया में, तुर्की में, इराक में और ईरान में। ये चारों मुल्कों ने उनको दबा के रखा हुआ है। ये चारों मुल्क आपस में कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ते हो, लेकिन कुर्दों के ऊपर, बेचारों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। तो बहरहाल तुर्की नहीं चाहता कि कुर्दों को सीरिया में से कोई मुल्क बन जाए, क्योंकि फिर अगर उनका सीरिया में मुल्क बन जाएगा तो फिर वो तुर्की से भी अपना हिस्सा मांगेंगे। अब इन्हीं में से एक ग्रुप दाइश भी बनता है, जो तकरीबन 18 के करीब ग्रुप्स हैं, और 2014 में यहां से वो फैल के आईसिस जो है वो इराक और सीरिया के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं। फिर आपको याद है कि किस तरह ड्राउनी वीडियोस आया करती थी। अब ये जो HTS है, ये जबहात अल नुसरा जो अलकायदा उसमें से निकले, तो इसी वजह से HTS और जो इनका लीडर है जलानी, इसको अमेरिका ने दहशतगर्द भी बताया हुआ था। अब जी चल रही है कंस्पिरेसी थ्योरियां, मैं देख रहा हूं जी, ओ जी ये तो इसको दहशतगर्द कहते थे, तो अब ये इसके साथ क्यों मिल गए? अमेरिका ने कब कहा बड़े अच्छे लोग हैं, आपके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप न्यू मास्टर हैं, तो हम देखेंगे आपकी क्या प्रोग्रेस है। इसलिए ये क्लेम जो है कि ओ जी अमेरिका ने आईसिस को बनाया, दीज आर कॉल्ड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ये वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं उसके बीच में से, जो कि आपने एक अच्छा काम करना था कि जब ये अपने लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज कर रहा था, तो एक मैड टायरेंट को कैसे रोका जाए। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं, इंडिया ने बांग्लादेश बनाया ना पाकिस्तान को तोड़ के, वहां पे ठीक है पाकिस्तान गंदी हरकतें कर रहा था, पाकिस्तान की फौज अपने लोगों को, बंगालियों को मार रही थी, जो कि टेक्निकली हमारे अपने ही लोग थे। 3 मिलियन बंगालियों को मारा, उनकी औरतों का रेप किया, इंडिया ने मदद की, एक बांग्लादेश बन गया। अब देखें बांग्लादेश क्या बन गया। तो क्या इसका इल्जाम इंडिया के सर जाता है कि ये तुमने क्या किया था, अगर तुमने ये ना करते तो ऐसा ना होता? ये वो डिलेमा होता है कुछ स्टेट्स के ऊपर कि आप इंटरवीन करें या ना करें। अब एक टायरेंट है, वो अपने ही लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स मार रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है, या तो हम उसको रोकने की कोशिश करें सैंक्शन से, डिप्लोमेटिक तरीके से उसको आइसोलेट करके, जिसकी वजह से फिर और आवाम लोग हैं वही बेचारे फंसते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मिलिट्री की इंटरवेंशन करें, या जो उधर बागी हैं उनकी सपोर्ट करें, जैसे आपने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया। तो ये वो डिलेमा है। अब चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? चाहे आप ब्रूटल डिक्टेटर हैं या आप डेमोक्रेसी, चाइना को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना कहता है हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, हम आइसोलेशनिस्ट है, जो कि ट्रंप भी है इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जो वैल्यूज हैं, अमेरिका का जो डॉगमा है डेमोक्रेसी और फ्रीडम या फ्री वर्ल्ड कैपिटलिज्म को लेके, वो इतने आराम से किसी को भी आइसोलेशनिस्ट नहीं होने देता। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो आइसोलेशनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। कंट्रीज की फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे हटना कोई एक प्रेसिडेंट का या मल्टीपल प्रेसिडेंट्स का भी कोई इतना आसान वो नहीं ऐसे काम कर सकते। तो एनीवे, तो ये HTS ने इसके ऊपर अब शाम के ऊपर कब्जा कर लिया। कुछ वीडियोस हमने देखी हैं जहां पर शराबों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो लीडर है जिलानी, उसने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, हम माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करेंगे, हम इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे, हम प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलना चाहते हैं। वेस्ट ने कहा हम नजर रखेंगे ऑब्वियसली, और क्या किया जा सकता है, या तो बम मारें या क्या करें, बम मारेंगे और लोग मरेंगे, फिर और गालियां पड़ेंगी। तो ये बड़ी एक थिन लाइन होती है जिसके ऊपर ट्रेड करना पड़ता है बड़ा केयरफुली होकर। एनीवे, मेरी ओपिनियन ये है कि ये बिल्कुल अफगानिस्तान 2.0 होना है, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा होना है। आपको याद होगा जब तालिबान आए थे 2022 में या 21 में, कब आए थे? 2021 में आए थे, तो उन्होंने शुरू में ये कहा था अब हम तालिबान 2.0 हैं, हम औरतों को पढ़ने भी देंगे, यूनिवर्सिटी भी जाने देंगे, और अब देख लें क्या हाल हो गया उधर। तो उन्होंने असल में पहले शुरू में तालिबान ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना था, एलाइज बनाने थे लाइक चाइना, क्योंकि अगेन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लोगों को जिंदा आग में जला दें, वो आपके साथ बिजनेस करते रहेंगे। कुछ लोगों को वही पसंद है। हमारे आजकल जो यूथी हैं पाकिस्तान में, वो आजकल यार अमेरिका के वजह बेचारा हमें, जब इनको अपनी पड़ती तब इनको मदद चाहिए अमेरिका की, लेकिन जब अमेरिका मदद करता है इनके दुश्मनों की तब इनको बुरा लग जाता है अमेरिका। तो एनीवे, अब मेरे हिसाब से ये दाइश ही बनेगी, ये हार्डकोर इस्लामिस्ट जिहादी हैं। कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी जहां पे ये औरतों को उठा के लेके जा रहे हैं लोंडियों की तरह, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका इंटरवीन किए बगैर नहीं
नहीं रह सकता, उसी तरह इस्लामिस्ट और जिहादी और या जो भी इस्लाम की डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है वो इन कामों से बाज आ ही नहीं सकता। जो काम आपके नबी ने किया है, लौंडियां बनाना, गर्दनें उड़ाना, लोगों को कोर्स करके इस्लाम कबूल कराना कि भाई अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो, तो सारी बात। फिर बेचारे लोग इस्लाम ही कबूल करते हैं और काफरों की औरतों को लौंडियां बनाना, ये काम नबी और उनके सहाबा कर चुके हैं। इसलिए यही वजह है, चाहे तालिबान हो, चाहे दाइश हो, चाहे HTS हो या और कोई इस्लामिस्ट ग्रुप हो, वो सारे यही हरकतें करेंगे क्योंकि ये इस्लाम के DNA के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल आप देखिएगा अभी ये कुछ अरसा कंसोलिडेट करेंगे, बड़े मजे से लोगों को दाना डालेंगे कि हाँ जी हम जरा लिबरल हैं, हम थोड़े मॉडरेट हैं, हम माइनॉरिटीज कोई औरतों की हिफाजत करेंगे। लेकिन आप देखिएगा 1 साल के बाद क्या, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे ये हुकूमत कंसोलिडेट करेगी, ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे, आपको इस तरह की डरावनी वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएंगी जहाँ पे ये लोगों की गर्दनें उड़ा रहे होंगे, जहाँ पे ये लोगों को संसारी से पत्थर मार मार के मार रहे होंगे, जहाँ पे ये औरतों की मार्केटें लगा रहे होंगे। ये सारा काम अभी होना। ठीक है कि बहुत सारे लोग खुश हैं सीरिया में बशर अल असद के जाने पे, क्योंकि जैसा आपको पता अभी एक वीडियो में उन्होंने दिखाया इतनी वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क बशर ने अपने महल के नीचे बनाया हुआ था कि उसके अंदर से आप ट्रक भी गुजार सकते हैं। सारा अंडरग्राउंड टनलिंग, टाइलें वगैरह बड़ी जबरदस्त लगाई हुई, उसके अंदर उन्होंने रेस्ट रूम्स बनाए हुए। वो किस लिए बनाए हुए कि जब इस तरह का रेवोल्यूशन आएगा तो हम नीचे से भाग जाएंगे। और मजे की बात ये है कि वो कह रहे हैं कि किसी को इस बात का नहीं था पता, जिसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना जैसा ताजमहल जिसने बनाया था उसने उन सारों की आंखें निकलवा दी थी या उनको मार दिया था, उस तरह किसी को, जितने मजदूर इसमें शामिल थे या जितने मेसन्स, मजदूर, आर्किटेक्ट्स, जितने लोग इसके अंदर शामिल थे बशर अल असद के ये अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में, इसने उन सारों को मार दिया। इस किस्म के जालिम लोग हैं। बहरहाल दैट्स अ लिटिल अपडेट ऑन सीरिया। और मेरा ख्याल से कोई अच्छी खबरें सीरिया से आने वाली नहीं है। एनीवे, कोशिश करूंगा कि फिर और कुछ वीडियोस इसके ऊपर हफ्ते में 1-2 वीडियोस उर्दू चैनल में डालता रहूं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।